अरे मेरे शेरों, क्या हाल चाल। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दिखा। आज हम देखने जा रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। कहानी शुरू होती है मगध के सबसे प्राचीन वंश से। संस्थापक थे बृहद्रथ। और इनका बेटा कौन? अरे महाभारत वाला जरासंध, जिसकी चीर फाड़ भीम ने की थी। इनकी राजधानी थी गिरिव्रज यानी राजगृह। लेकिन ये तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। इस मगध पर कई सारे वंश ने शासन किया, तो अब हम बारी बारी से उन्हें देखेंगे। अब सीन में एंट्री होती है असली खिलाड़ी की, हर्यक वंश, और इसका फाउंडर था बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व। ये भाई साहब थे असली मैनेजर। ये पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार का फंडा सिंपल था, जो प्यार से माने उसे प्यार से, जो ना माने उसे तलवार से। पहले तो ब्रह्मदत्त को लपेटा और अंग राज्य भागलपुर को मगध में मिला लिया। एक्विजिशन एंड मर्जर शुरू। फिर इसने चलाया मैट्रिमोनियल अलायंस का चक्कर, मतलब शादी.com का परफेक्ट यूज। महाकोशला से शादी की, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से। दहेज में काशी मिल गया। चिल्लना से शादी की, वैशाली के चेटक के पुत्री से। दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू। छेमा से शादी की, पंजाब मध्य प्रदेश की राजकुमारी से। बॉर्डर सिक्योर। देख रहे हो, 3 शादी और साम्राज्य सेट। ये बौद्ध धर्म को मानता था। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़े तो इसने अपने फैमिली डॉक्टर राजवैद्य जीवक को भेजा। ये जीवक उस जमाने का डॉक्टर स्ट्रेंज था। इतना ही नहीं, जब अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग यानी पीलिया हुआ, तब भी जीवक को भेजा। भाई तू ठीक हो जा, लड़ाई बाद में कर लेंगे। 52 साल तक मस्त राज किया, लेकिन घर में ही विभीषण निकला। इसका बेटा अजातशत्रु, उपनाम कुणिक, 493 ईसा पूर्व में इस नालायक ने अपने पापा बिंबिसार को ही निपटा दिया। इसीलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश यानी पापा किलर डायनेस्टी भी कहते हैं। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म का फैन था। इसने 32 साल राज किया। इसका एक मंत्री था वर्षकार, एकदम शकुनी मामा टाइप। इसी वर्षकार की कूटनीति से इसने वैशाली पर कब्जा किया, जो इसके पापा नहीं कर पाए थे। और सुनो, वैशाली की लड़ाई में इसने 2 गुप्त हथियार यूज किए, एकदम बाहुबली वाले। रथमूसल मतलब आज का टैंक, और महाशिलाकंटक मतलब कटप्पा वाली पत्थर फेंकने की मशीन, कैटापुल्ट। सोचो, 480 ईसा पूर्व में बाहुबली चल रही थी। अब जैसा बोया वैसा काटा। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के बेटे उदायन ने, गैस करो क्या किया? अरे वही, अपने पापा को ऊपर पहुंचा दिया, जैसे को तैसा। लेकिन उदायन ने एक काम बहुत सॉलिड किया, इस पे 10 स्टार लगाओ। उसने पाटलिपुत्र यानी पाटिल ग्राम की स्थापना की, गंगा सोन के किनारे। ये वही पाटलिपुत्र है जो आगे चलकर मगध का कैपिटल बना। और ये उदायन भी जैन धर्म का अनुयायी था। इस पापा किलर वंश का आखिरी राजा था नागदशक, एकदम नल्ला टाइप का। तो उसके मंत्री अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में उसे धक्का मारकर गद्दी से उतार दिया। चल हट, तुझसे ना हो पाएगा। और शुरू हुआ शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर दिया। फिर आया उसका बेटा कालाशोक। ये बोला, अरे पापा वैशाली में क्या रखा है, चलो वापस पाटलिपुत्र। और राजधानी फिर से पाटलिपुत्र आ गई। ये बाप बेटे शिफ्टिंग शिफ्टिंग खेल रहे थे। इस वंश का आखिरी राजा था नंदीवर्धन। और फिर आया मगध का असली डॉन, नंदवंश। संस्थापक था महापद्मनंद। ये इतना पावरफुल था कि इसे सर्व क्षत्रांतक कहते हैं। और इस वंश का आखिरी शासक कौन? अरे धनानंद। भाई साहब के पास पैसा बहुत था, कुबेर का खजाना, लेकिन घमंड उससे भी ज्यादा। इसी के टाइम पर विश्व विजेता सिकंदर अलेक्जेंडर भारत आया था, लेकिन सिकंदर की सेना ने धनानंद की विशाल सेना का नाम सुनकर ही पैंट गीली कर दी। बोली, ना भाई, हम वापस जा रहे हैं, इससे कौन पंगा लेगा। लेकिन इसी घमंडी धनानंद ने एक दिन भरी सभा में एक पंडित की बेइज्जती कर दी। और वो पंडित कोई और नहीं, वो थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य ने अपनी चोटी या शिखा खोली और कसम खाई, धनानंद, जब तक तुझे इस गद्दी से उखाड़ नहीं फेंकता, ये चोटी नहीं बांधूंगा। और फिर चाणक्य ने ढूंढा अपना हीरो, एक लड़का जो राजा राजा खेल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य। शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। 322 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म 345 ईसा पूर्व। गुरु या प्रधानमंत्री चाणक्य। चाणक्य की ब्लॉकबस्टर किताब अर्थशास्त्र, नाम इकोनॉमिक्स है पर किताब पॉलिटिक्स की है। यह एग्जामिनर का गुगली सवाल है।
चंद्रगुप्त का विदेशी नाम था सेंड्रोकोटस या जस्टिन ने कहा, जिसे विलियम जोन्स ने पहचाना। मुद्रा राक्षस किताब में इसे वृषल यानी निम्न कुल का कहा गया है, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट बंदा। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और 305 ईसा पूर्व में उसकी टक्कर हुई सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह धोया। सेल्यूकस ने कहा, भाई हार गए, मेरी बेटी कार्नेलिया से शादी कर लो। ये लो एक और मैट्रिमोनियल अलायंस। और दहेज में क्या मिला? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, पूरा अफगानिस्तान। चंद्रगुप्त भी दिलदार था, बोला चलो ससुर जी 500 हाथी गिफ्ट में ले लो। ये बात प्लूटार्क ने बताई है। सेल्यूकस ने अपना एक जासूस मतलब राजदूत अम्बेसडर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने लिखी इंडिका। इंडिका में क्या लिखा? एकदम फिल्मी सीन। राजा जब बाहर निकलता तो सोने की पालकी में, चारों तरफ सोने चांदी से सजे हाथी। राजा हथियार बंद महिलाओं से घिरा होता था, द ओजी फीमेल बॉडीगार्ड्स। खाना खाने से पहले एक नौकर खाना चखता था, क्या पता जहर हो। और सबसे बड़ा सस्पेंस, राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था, फुल पैरानोया। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। जीवन के अंतिम समय में सब कुछ छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गए और वहीं उपवास या सल्लेखना करके 298 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिए। सोचो, एम्परर से सीधा सन्यासी। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। इसका निकनेम था अमित्रघात, मतलब दुश्मनों का विनाशक। अब सुनो, ये बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। ये अलग ही लेवल के नास्तिक थे। इसके टाइम में तक्षशिला में 2 बार दंगा यानी विद्रोह हुआ। पहले भेजा अपने बड़े बेटे सुसीम को, वो फेल हो गया। फिर भेजा अपने छोटे बेटे, नाम गेस करो क्या? अरे अशोक को, और अशोक ने विद्रोह को कुचल दिया। ये था ट्रेलर अशोक का। बिंदुसार की शॉपिंग लिस्ट बड़ी फेमस है, ये एग्जाम में आता है, सुनो। इसने सीरिया के राजा एंटियोकस से लेटर लिखा, भाई 3 चीजें भिजवा दो, मीठी मदिरा यानी वाइन, सूखे अंजीर यानी फिग्स, और एक दार्शनिक यानी फिलोसोफर, बोला ज्ञान के लिए। एंटियोकस ने वाइन और अंजीर तो भेज दिए, पर दार्शनिक के लिए मना कर दिया, बोला सॉरी ब्रो, हमारे यहां ज्ञानी लोग बिकाऊ नहीं है। सीरिया वाला ने तो भाई की कोई इज्जत नहीं की, लेकिन बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। और इसी बिंदुसार का बेटा था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चलो अब मेरे एक मजेदार सवालों का जवाब दो। सवाल, बिंदुसार की शॉपिंग लिस्ट यानी वाइन, अंजीर और दार्शनिक को देखकर क्या लगता है कि वो पार्टी एनिमल था या ज्ञान का भूखा? जवाब कमेंट में लिख देना। अब हम देखेंगे उसके बेटे को, जिसने इतिहास बदल दिया, जो पहले था चंड, क्रूर और फिर बना महान, जिसने तलवार छोड़ी और धम्म पकड़ लिया। तो स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली अशोक महान का। तो भाई और बहनों, 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर कदम रखता है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। जब ये गद्दी पर बैठा तब ये अवंती का गवर्नर था। इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। अब सुनो, अशोक का नाम ही एक मिस्ट्री था, मतलब भाई का आईडी प्रूफ ही कंफ्यूजिंग था। पुराणों में लोग कहते थे, अरे ये तो अशोक वर्धन है। उसके अपने विज्ञापनों यानी कि अभिलेखों में उसका यूजर नेम था देव नाम पिया पियदस्सी, मतलब देवताओं का प्यारा, देखने में सुंदर। क्या स्वैग था भाई का। सालों तक इतिहासकार कंफ्यूज थे कि ये पियदस्सी है कौन। जैसे बाहुबली में कटप्पा ने क्यों मारा, वैसे ही मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेखों में सीन क्लियर कर दिया। वहां उसने साफ साफ लिखा, हाँ भाई मैं ही हूं अशोक, पहचान लो। और कर्नाटक के कंगनहल्ली में तो हद हो गई, भाई की प्रोफाइल पिक के साथ लिखा मिला रानियों अशोक, मतलब सेल्फी विद कैप्शन। और भाबरू अभिलेख में तो फुल डिक्लेरेशन दे दिया, अपुन ही मगध का राजा है। अब सुनो इसकी बैक स्टोरी। कल्हण की राज तरंगिणी कश्मीर की हिस्ट्री बुक कहती है कि वो पक्का शैव भक्त था, मतलब फुल हर हर महादेव वाला सीन। अशोक शुरू में एकदम तांडव मोड में था, फिर आया वो साल 261 ईसा पूर्व। गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद अशोक ने हमला किया कलिंग यानी कि आज का ओडिशा पर। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना खून बहा कि कलिंग की राजधानी तोसली लाशों से पट गई। और ये बात उसने खुद अपने 13वें शिलालेख में कबूल की है। ये तो एग्जाम का हॉट केक है, इस पर 5 स्टार लगा लो। युद्ध तो जीत गया, पर वो नरसंहार देखकर अशोक का सिस्टम हैंग हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे संजू मूवी में संजय दत्त का होता है ना, उसने तलवार फेंक दी और बोला बस बहुत हो गया, ये सब मोह माया है, अपन शांति के रास्ते पे चलेगा। और यहीं पर चंड अशोक की एग्जिट हुई
और धम्म अशोक की एंट्री हुई। उसे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया उपगुप्त नाम के भिक्षु ने। कहते हैं निग्रोध के प्रवचन सुनकर मोटिवेशन आया था और भाई जैसे ही भक्त बना निकल पड़ा तीर्थ यात्रा पर। माय स्पिरिचुअल राइड वाला वीलॉग शुरू। राजगद्दी के 10वें साल पहुंचा बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। 12वें साल पहुंचा निगाली सागर और 20वें साल पहुंचा लुम्बिनी जहां बुद्ध का बर्थडे हुआ था। अब अशोक को पूरी दुनिया को बताना था कि वो सुधर गया है, तो उसने फेसबुक या ट्विटर का इंतजार नहीं किया। उसने पहाड़ों और खंभों पर पब्लिक पोस्ट डालना शुरू कर दिया। यही है उसके अभिलेख, जो 3 टाइप के थे। शिलालेख यानी कि पत्थरों पर ट्वीट, स्तंभलेख खंबे पर इंस्टा स्टोरी और गुहालेख यानी कि गुफा में सीक्रेट ब्लॉग। और एक इतिहासकार थे D.R. भंडारकर। वो तो इतने इंप्रेस हुए कि बोले अपन को कोई किताब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसके फेसबुक पोस्ट यानी कि अभिलेख पढ़ के पूरी हिस्ट्री लिख दूंगा। अब सुनो, अशोक का इंटरनेशनल रिलेशन भी तगड़ा था। मिस्र के राजा टॉलमी II फिलाडेल्फस ने भी अपना एक राजदूत मतलब एम्बेसडर डायोनिसियस पाटलिपुत्र भेजा था। ये बात प्लिनी चाचा ने बताई है, मतलब फॉरेन कोलैबोरेशंस भी चल रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं अशोक के अभिलेख, अशोक्स पब्लिक प्रोफाइल। ये भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू करने वाला पहला बॉस था। अब देखो, अशोक ने तो पोस्ट डाल दिए, पर हजारों साल तक हम उसे पढ़ ही नहीं पा रहे थे। हम देख रहे थे, अरे ये क्या जलेबी बना दी। 1750 में पैब्रेटी फेंथेलर नाम के एक खोजकर्ता ने इन्हें ढूंढ निकाला। बोला देखो देखो कुछ लिखा है। लेकिन असली हीरो था जेम्स प्रिंसिप 1837। ये था उस जमाने का हैकर। इसने अशोक की ब्राह्मी लिपि का पासवर्ड क्रैक कर दिया और पढ़कर बताया, अरे ये तो देवताओं का प्यारा पियदस्सी राजा अशोक है। अब चलो अशोक के 14 शिलालेख देखते हैं। शिलालेख 1, पार्टियों में पशु बलि बंद और सामाजिक समारोह पर भी रोक। शिलालेख 2, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए हॉस्पिटल, सड़क किनारे पेड़ कुएं। शिलालेख 3, मेरे अफसर यानी राजुक हर 5 साल में धर्म प्रचार के लिए टूर पर निकलेंगे, मतलब चेकिंग करने, वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा। शिलालेख 4, अब भेरी घोष नहीं धम्म घोष बजेगा। शिलालेख 5, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एक नई पोस्ट निकाली है। धम्म महामत, मतलब ये कल्चरल पुलिस या मॉरल साइंस के टीचर थे जो देखेंगे सब संस्कारी हैं या नहीं। शिलालेख 6, आत्मा पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल उदय। शिलालेख 7, अरे सब धर्म वाले चिल करो, एक दूसरे की इज्जत करो। शिलालेख 8, मैं अब धम्म यात्रा पर जाऊंगा, बोध गया था, मस्त जगह है। शिलालेख 9, फालतू के रीति रिवाज टोटके बंद करो, धम्म का पालन करो, नो सुपरस्टिशंस। शिलालेख 10, राजा और अफसर पब्लिक सर्वेंट है, जनता का भला सोचो। शिलालेख 11, सबसे बड़ा दान धम्म दान है, गिफ्ट में ज्ञान दो। शिलालेख 12, अरे यार फिर से बोल रहा हूं, सब धर्म वाले चिल करो, लड़ो मत। लगता है लोग 7वें ट्वीट के बाद भी मान नहीं रहे थे। शिलालेख 13, द बिग वन, यही लिखा है कलिंग युद्ध का खूनी सच, मेरा दिल कैसे बदला, मैंने शांति क्यों अपनाई, सब कन्फेशन यही है। इस पर 10 स्टार लगा लो, एग्जाम में यही आता है। और शिलालेख 14, ऊपर जो भी लिखा है प्लीज फॉलो करो। अशोक के स्पेशल स्टोरी हाइलाइट्स यानी कि लघु शिलालेख। मास्की कर्नाटक, यहीं पर उसने अपना असली नाम बताया, अशोक। बाकी सब जगह तो देवनाम प्रिया ही चल रहा था। भाबरू राजस्थान, यहां उसने अपना फेथ डिक्लेयर किया, आई बिलीव इन बुद्ध धम्म संघ यानी कि त्रिरत्न। सारनाथ यूपी, संघ में फूट डालने की कोशिश मत करना, जिसने भी टीम तोड़ी उसे सफेद कपड़े पहनाकर संघ से आउट कर दूंगा, कड़ी वार्निंग। और इसी के ऊपर हैं वो 4 शेर जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक हैं। रुमिंदेई नेपाल, ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक बुद्ध के बर्थडे वाली जगह यानी कि लुम्बिनी गया और इतना खुश हुआ कि भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया, मतलब उस जमाने की सबसे बड़ी बम्पर सेल थी। अब आते हैं ब्लॉग पोस्ट्स पर। 7 स्तंभ लेख, ये 7 लेख बड़े बड़े खंभों पर लिखे। 5वां, जानवरों की सुरक्षा, तोता, मैना, कछुआ, चमगादड़, इनको मारना बैन है, मतलब उस जमाने का पीटा। 7वां, ये सबसे लंबा है, इसमें अशोक ने अपने सारे अच्छे कामों की समरी लिखी है। कहाँ मिले? ये मिले टोपरा, मेरठ, रामपुरवा। पर 2 खंभों टोपरा और मेरठ को फिरोज शाह तुगलक, मिडिल एज का एंटी कलेक्टर, इतना पसंद आया कि वो उखाड़कर दिल्ली ले आया। बोला ये मेरे ड्राइंग रूम में अच्छा लगेगा।
कुछ और स्पाइसी फैक्ट्स। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, शायद रानी ने डोनेशन दिया होगा। सोहगारा महास्थान बांग्लादेश, यहाँ लिखा है कि अकाल पड़ने पर राजा राहत कार्य करेगा, मतलब पीएम केयर्स फंड का आइडिया भी पुराना है। पहला पृथक शिलालेख, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। शारे कोना कंधार, ये इंटरनेशनल पोस्ट था, ग्रीक और अरमाइक में, ताकि बाहर के लोग भी पढ़ सकें। स्क्रिप्ट्स यानी कि लिखावटें, इंडिया में ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट, पाकिस्तान में खरोष्ठी उल्टी राइट टू लेफ्ट, और अफगानिस्तान में ग्रीक यानी अरमाइक। और दान बौद्ध भिक्षुओं को ही नहीं, आजीविकों को भी बराबर की पहाड़ियों में रॉक कट गुफाएं दान की, मतलब 3 BHK केव गिफ्ट कर दिया। और धर्म का इंटरनेशनल प्रचार, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को वीजा लगाकर श्रीलंका भेज दिया, जाओ ब्रांड एम्बेसडर बनो। और कहते हैं भाई ने 84,000 स्तूप बनवाए, मतलब जहां जगह मिली स्तूप ठोक दिया। तो देखा अशोक ने कैसे पत्थरों को अपना अखबार और सोशल मीडिया बना दिया। उसने वॉर को पीस से रिप्लेस कर दिया, है ना असली महान। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के सिस्टम को। ये 6 लाख की लुटेरों की सेना चलती कैसे थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये टैक्स कैसे वसूलते थे। तो चलिए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में सरकारी नौकरी कैसे लगती थी। भाई साहब, आज तुम यूपीएससी दे रहे हो, उस जमाने में मुख्यमंत्री या पुरोहित बनने के लिए होता था उपधा परीक्षण। इससे चरित्र को पूरा जांचा परखा जाता था। बेटा, दिल में कोई पाप तो नहीं, पास हुए तभी मंत्री बनोगे। और राजा यानी सम्राट की हेल्प के लिए होती थी एक मंत्री परिषद, जिसमें 12, 16 या 20 मतलब फ्लेक्सिबल साइज की कैबिनेट होती थी। अब सुनो अर्थशास्त्र का जलवा। चाणक्य ने बताया कि टॉप 18 ऑफिसर्स होते थे, जिन्हें कहते थे तीर्थ। ये नहाने वाला तीर्थ नहीं, ये आईएएस वाला तीर्थ था। इन्हें महामात्र भी कहते थे। अब देखो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना सॉलिड था, एकदम पिरामिड जैसा। पूरा साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था। प्रांतों को कहते थे चक्र। और प्रांत का गवर्नर कौन बनता था? कुमार या आर्यपुत्र, मतलब राजा के बेटे। नेपोटिज्म तब भी था। प्रांत बंटे थे विषय यानी जिले में, उसका हेड विषयपति। और सबसे छोटी इकाई क्या? अपना ग्राम, हेड ग्रामीक। और 10 गांव का बॉस होता था गोप। अब मेगास्थनीज की इंडिका के चश्मे से देखो। मेगास्थनीज भाई साहब पाटलिपुत्र देखकर शॉक हो गए। बोले भाई ये स्मार्ट सिटी है। यहाँ का नगर प्रशासन 30 लोग चलाते थे और इन 30 लोगों को 6 सब कमिटीज में बांटा था, मतलब हर कमिटी में 5 मेंबर। ये 6 कमिटियां क्या करती थी? सुनो, आज की एमएनसीज फेल हैं। कमिटी 1 इंडस्ट्री देखती थी, कमिटी 2 विदेशियों की देखरेख, कमिटी 3 जन्म मरण का हिसाब, कमिटी 4 व्यापार और वाणिज्य मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री, कमिटी 5 माल का इंस्पेक्शन और कमिटी 6 बिक्री कर वसूलना। और सुनो टैक्स कितना था? 10%। और अगर किसी ने टैक्स चोरी की तो सजा क्या थी? 5 साल जेल? फाइन नहीं, सजा थी मृत्युदंड। जी हाँ, टैक्स नहीं भरा तो सीधा ऊपर का टिकट। सोचो अगर आज ये रूल आ जाए तो अब आते हैं आर्मी पर। मेगास्थनीज ने कहा भाई इनकी आर्मी का मैनेजमेंट भी 6 कमिटियां करती हैं। कमिटी 1 नेवी, कमिटी 2 ट्रांसपोर्ट और रसद, कमिटी 3 पैदल सैनिक, कमिटी 4 घोड़े यानी अश्वारोही, कमिटी 5 हाथी और कमिटी 6 रथ यानी रथ सेना। प्लिनी ने कहा कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। अरे बाप रे, ये आर्मी थी या कुंभ का मेला। और जस्टिन ये थोड़ा चिढ़ता था। इसने कहा चंद्रगुप्त ने 6 लाख की फौज से भारत को रौंदा और उसकी सेना को क्या कहा? लुटेरों की सेना यानी आर्मी ऑफ रॉबर्स। अरे भाई, नेशनल आर्मी को लुटेरा बोल दिया। अब कुछ कीवर्ड्स जो एग्जाम में छपेंगे। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता मतलब टैक्स कलेक्टर, ये घर घर जाकर वसूली करता था। सन्निधाता ये था खजांची। राजकीय कोषाध्यक्ष ये पैसे पर सांप बनकर बैठता था।
प्रशास्ता जेलर यानी रजनीकांत वाला जेलर। नायक युद्ध में सेना का लीडर यानी अनिल कपूर वाला नायक। द्वारिक रॉयल गेट कीपर, महल का बाउंसर। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष मतलब रानियों के हरम का इंचार्ज। और दुर्गपाल या अंतपाल किले और बॉर्डर के रक्षक। मौर्यों का जासूस विभाग हेड महामात्यसर, और जासूस को कहते थे गूढ़ पुरुष यानी द सीक्रेट मैन। और जासूस दो टाइप के थे, संस्था जो एक ही जगह ऑफिस में बैठकर जासूसी करे मतलब वर्क फ्रॉम होम स्पाई, और संचार जो साधु व्यापारी बनकर घूम घूम कर जासूसी करे, ये था फील्ड वाला जेम्स बॉन्ड। और कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स। जनपदीय न्यायालय का जज राजुक। सरकारी भूमि सीता भूमि, वो जमीन जहां बिना बारिश के खेती हो। अदेव मात्रक मतलब ये तो चमत्कार था। और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीवा, और हां ये भी टैक्स देती थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। वो कंफ्यूज हो गया था, उसने जाति और धंधे को मिक्स कर दिया था। अब आते हैं दी एंड गेम पर। नंद वंश को हराने में चंद्रगुप्त की मदद कश्मीर के राजा परवतक ने भी की थी। ये मौर्य शासन 137 साल तक चला। आखिरी राजा बृहद्रथ, और इसका गेम ओवर किसने किया? किसी बाहर वाले ने? नहीं, उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश स्वाहा। और इसी मर्डर के साथ मगध में एंट्री होती है ब्राह्मण साम्राज्य की। तो अपना ये विलन पुष्यमित्र शुंग अपने नाम से शुंग वंश की स्थापना की। ये ब्राह्मण जाति का था। इसने कहा, बहुत हो गया पाटलिपुत्र, बहुत ट्रैफिक है, हम राजधानी शिफ्ट करेंगे। कहाँ ले गया? विदिशा, मध्य प्रदेश में। पुष्यमित्र एकदम ओल्ड स्कूल टाइप का कट्टर राजा था। इसने उस टाइम के विदेशी हीरो इंडो यूनानी शासक मेनेंडर को पकड़ के ऐसा धोया कि मेनेंडर भी सोचता होगा कहाँ फंसा। और जैसे ही जीता, बोला, पंडित जी अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। एक नहीं 2 बार करवाया। और ये यज्ञ कराए किसने? गैस करो। अरे अपने योग गुरु पतंजलि ने। जी हाँ, वही कपालभाति वाले। वो उस जमाने के रॉयल पंडित थे। लेकिन अब सुनो सबसे बड़ा ट्विस्ट, एग्जाम वालों का फेवरेट कंफ्यूजन। पुष्यमित्र ने बनवाया भरहूत स्तूप। अरे चौंक गए ना? एक ब्राह्मण होकर बौद्ध स्तूप, मतलब भाई सेक्युलर भी था, या शायद पॉलिटिकल स्टंट था कि देखो मैं बौद्धों से नफरत नहीं करता। अब जैसा इस वंश ने शुरू किया वैसा ही खत्म हुआ। शुंग वंश का आखिरी नल्ला शासक था देवभूति। ये भाई साहब भी परेड देख रहे होंगे। और 73 ईसा पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव ने इसे भी टपका दिया। जैसे को तैसा, वंश शुरू भी मर्डर से, खत्म भी मर्डर से। अब गद्दी पर आया कण्व वंश, संस्थापक वासुदेव। ये वंश इतना छोटा था, इतना छोटा कि इतिहास में इसका रोल 2 मिनट का है। और इस वंश का आखिरी राजा हुआ सुशर्मा। और 60 ईसा पूर्व में शिमुक नाम के एक बंदे ने सुशर्मा को निपटा दिया। कण्व वंश खत्म। अरे ताली तो बजाओ यार, कितनी जल्दी खत्म हुआ। अब आया असली बाहुबली। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके दक्षिण में एक नए अखाड़े की शुरुआत की, सातवाहन वंश। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। ये थे असली लॉर्ड ऑफ द साउथ, यानी दक्षिणापथ के स्वामी। अब सुनो इनकी सबसे यूनिक बात, इस पे 10 स्टार लगा लो। इनके राजाओं के नाम देखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुआवी। अरे ये क्या, सब अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगा रहे हैं। गौतमी का बेटा, वशिष्ठी का बेटा। तो क्या ये मातृतंत्रात्मक यानी मेट्रियार्कल थे? क्या घर में मम्मी की चलती थी? ना, ये सिर्फ रिस्पेक्ट देने का तरीका था। असली राजगद्दी यानी सिंहासन तो बेटे को ही मिलती थी, मतलब समाज पितृतंत्रात्मक ही था। ये एग्जाम में ये गुगली बहुत फेंकते हैं, याद रखना। नाम मम्मी का, राज पापा का। अब इनके अचीवमेंट्स देखो। साहित्य,
इनके दरबार में कवि सम्मेलन भी होता था। हाल ने लिखी गाथा सप्तशती और गुणाढ़ ने लिखी बृहत कथा। यज्ञ, शातकर्णी ने भी 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया, मतलब यज्ञ का ट्रेंड चल रहा था। सिक्के, अरे ये तो एग्जाम का हॉटस्पॉट है। इन्होंने चांदी, तांबे, कांसे सब के सिक्के चलाए, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्के किसके चलाए? सोने के? नहीं, सीसे के। सोचो 5000 किलोमीटर दूर रोम से सीसा इंपोर्ट कर रहे हैं सिक्के बनाने के लिए, मतलब ट्रेड देखो भाई का। और सबसे बड़ा काम, द गेम चेंजर, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने शुरू की। मतलब राजा खुश हुआ, बोला पंडित जी ये 100 एकड़ जमीन आपकी, फ्री, ऐश करो। इसका सबूत नाना घाट अभिलेख में मिलता है। ये पॉइंट जिसने भूला, समझो 1 नंबर डूबा। एडमिनिस्ट्रेशन, गांव में इनका सरपंच होता था, गौलमेक। ये कोई छोटा मोटा सरपंच नहीं था, ये पूरी आर्मी लेकर चलता था। 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक, मतलब सरपंच जी पूरी बारात लेकर प्रशासन चलाते थे। आखिरी टॉपिक, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। अरे कलिंग याद है, जिसको अशोक ने धो पोंछ के बराबर कर दिया था। अशोक के मरने के बाद कलिंग ने कहा अपुन फिर से खड़ा हो गया, और वहां उदय हुआ चेदी राजवंश का। इसका सबसे प्रतापी मतलब तगड़ा राजा था खारवेल। इसके बारे में सारी जानकारी एक ही जगह से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख, भुवनेश्वर में। ये खारवेल का पर्सनल इंस्टाग्राम बायो था जो उसने पहाड़ पर खुदवा दिया था। और ये खारवेल किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। इसने उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन मुनियों के लिए रॉक कट गुफाएं बनवाईं, मतलब जैन संतों के लिए 3 BHK केव। तो ये थी कहानी ब्राह्मण साम्राज्य की, कैसे मौर्यों की कमजोरी का फायदा उठाया। चलो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल, अशोक के इतने सारे नाम थे, अशोक वर्धन, प्रियदर्शी, अशोक। अगर उसका आधार कार्ड बनता तो नाम वाले कॉलम में क्या लिखा होता? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।